वालेकुम। पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ईरम सफ्दर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और जनाब मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल जस्सी लाइलपुरिया जस्सी सिंह ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ हाजिर पाकिस्तान के साथ। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। वी आर बैक वंस अगेन फ्रॉम 10 to 12 PM with all of you guys and Jummah Mubarak to everybody and Jummah Mubarak to you as well and have a very great day to both of you as well. जनाब जी, अगर आज के शो की बात की जाए तो हम अपने सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। टॉप स्टोरी होगी आज हमारे शो में, और इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी तालिब इल्म तालीम के मैदान में बहुत आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जी ये जो चाय है ये कितनी अहम है, कितनी सेहतमंद है और कितना ज्यादा इम्पोर्ट किया जा रहा है, कितनी ज्यादा पैसे जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं सिर्फ इसको इम्पोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा यकीनन हम हेल्थ पे भी बात करेंगे। क्यों राफिया? और इतिहास ते भी गल करांगे, तहरीक ते जिन्हों अपना हिस्ट्री कहते हैं उत्ते भी आपां गल करांगे। डेफिनेटली हम हेल्थ पे भी बात करेंगे, जहाँ पे जैसे इरम ने मेंशन किया चाय के हवाले से बात करेंगे। हम ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे बात करेंगे बल्कि हम मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे। हम फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करेंगे जिसपे लोग बहुत कम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वी नीड टू बी स्ट्रांग एज वेल। उसके अलावा हम मेंटल हेल्थ के अलावा हम इमोशनल हेल्थ पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और सेगमेंट्स भी हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट है। हम इंटरटेनमेंट के हवाले से जैसे हमेशा से मेंशन करती हैं कि जैसे बाजी होते इंटरटेनमेंट ना होए एंड जैसे हो नहीं सकता। डेफिनेटली ये भी चल रहा होगा। उसके अलावा इरम इंटरटेनमेंट के अलावा व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? और जनाब सबसे अहम चीज़ है, जैसे हमने 2 दिन पहले एक अपने कॉलर की कॉल भी ली थी, हमारी कोशिश होगी आपकी वीडियो कॉल ऑडियो कॉल हम रिसीव करें, आपसे बात करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाने अपने शो के बारे में और कुछ ऐसी चीजें और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ डिस्कस करके या होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ प्रॉब्लम्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ भी ਤੁਹਾਡੀਆਂ सॉल्व कीतियां एग्जैक्टली। ना सिर्फ डॉक्टर वाले प्रॉब्लम्स बल्कि जो सोशल इश्यूज हैं हम उन पर भी बात कर रहे होंगे, उन्हें भी डिस्कस कर रहे होंगे और डेफिनेटली उनका कोई सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। हम टैबू के हवाले से बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसपे नॉर्मली लोग बात करने से डरते हैं। उसके अलावा हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी नई इनोवेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनली जितनी भी नई चीजें आ रही हैं, नए जितने भी आइडियाज आ रहे हैं, उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल राफिया जिसे जिक्र करी थी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग ना रुक गए हैं सिर्फ सोशल मीडिया तक कि इसका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बाकी भी जो ऐप है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ बता रहे होते हैं कि हम क्या करें। लेकिन इस इस्तेमाल से आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पे कारोबार कौन कौन से शुरू कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है, हम कहाँ क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जनाब टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल किया जाए। हम उस हवाले से भी बात करेंगे। और हमारी कोशिश होती है, जैसे राफिया जिक्र कर रही थी कि हमारी कोशिश होती है जो मसला है उसका हल निकाला जाए, ना कि सिर्फ मसाइल ही बताए जाए। तो हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, हमारी कोशिश होती है उनसे आपको कुछ हल निकलवा के दें कि भाई इसका हल क्या है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। राफिया बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जी। चलें, डेफिनेटली व्हाई नॉट। चक दो फटे नाप दो गिल्ली। हाँ बिल्कुल जी, पहला सेगमेंट लेके दिल्ली बिल्कुल जी। पहला जो सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे तब्दीली की। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली की खबरें। तहरीक इंसाफ की तब्दीली के नारों के साथ इक्तदार में आए। ये नारा किस कदर वफा हो सका ये तो अवाम जानते हैं। क्या हाल है जी, कितनी तब्दीली आई अवाम को पता है, बिल्कुल पता है जी। लेकिन जिस तब्दीली पर सब ने ज्यादा ध्यान दिया गया वो है पंजाब के अफसरान की तब्दीली। हर दूसरे महीने में आईजी या चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया जाता है और ये दावा आता है कि कब इस कारकर्दगी में तब्दीली आएगी। जनाब तब्दीली की खबरें तो आती रहती हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को तब्दील किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे कबल बुज़दार सरकार 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुकी है। कल वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को इस्लामाबाद में तलब किया है और मजीद कुछ तब्दीलियों की भी बातचीत चल रही है। साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही है कि इस साल जो तब्दीली आएगी हो सकता है उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत है पंजाब में वो ना रहे। इसमें कितनी सदाकत है और कितनी अफवाहें हैं, इस बारे में यकीनन हम बात करेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है हर साल में कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। ये खबरें आती हैं लेकिन वहीं से गवर्नमेंट की जानिब से, पीटीआई की जानिब से तरदीद कर दी जाती है और कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। आज फिर तब्दीली की खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब, और अब कौन सी तब्दीली आनी चाह रही है और क्यों अफसरान को बार बार तब्दील किया जाता है, यकीनन इस बारे में बात करेंगे। देखिए अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली आ रही है। खान साहब का नारा
ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ کہ کوئی ماڑا کام ہوئے تو انہوں چینج کر دینا چاہیے ہے کوئی ایسی بڑی گل نہیں. بالکل جی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے مسرت جمشید چیمہ، ترجمان پنجاب حکومت ہے. السلام علیکم میم، ا ویری گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ مسرت صاحبہ، کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ آپ تک آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ مسرت صاحبہ سے ہماری جو بات نہیں ہو پا رہی، کچھ سگنل ایشوز آ رہے ہیں، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، انہی سے جانیں گے کہ آخر کون سی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں پنجاب حکومت میں. پنجاب میں کیا واقعی ہی چیف سیکریٹری کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اگر تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اور آپ تسی بھی دیکھیں تبدیلی اچھا جی، تبدیلی آ رہی ہے، لیکن جو عوام تبدیلی چاہ رہی تھی وہ ابھی تک تبدیلی نہیں آئی. امید تو ہم اچھی کر رہے ہیں کہ اچھی تبدیلی آئے گی، لیکن ابھی تک تو افسران تبدیل کیے جا رہے ہیں. اور افسران کی تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ ہم ایکسپیکٹ تو کرے تھے کہ ملکی تبدیلی آئے گی، ہمارے سسٹم میں تبدیلی آئے گی، ایجوکیشن سسٹم میں، جوڈیشل سسٹم میں تبدیلی آئے گی. وہاں پہ تو کوئی آ نہیں رہی، جو نہیں آنی چاہیے وہ آئی جا رہی ہے. بس سب تو بڑی سمسیا ہے مہنگائی دی، اور عوام نو بڑیاں امیداں ہیں عمران سرکار دے کولوں کہ جدو سرکار آئے گی تو اس طرح ریٹ ڈگن کے چیزاں دے، جداں آپ راشن کی گل کرتے ہیں، لیکن انہاں ہی چڑھدی کلا دے وچ ہے راشن تے لوکی جیبو غریب کمنٹ اپنے. لیکن سردار جی، حکومتی طرف تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تبدیلی ایک دم سے نہیں آ سکتی، ایک پروسیس ہے، وقت لگے گا. جی بالکل جی، ہمیں جوائن کیا ہے، پریشر پا دیتا گیا ہے. بالکل جی، پریشر پا دیتا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مسرت جمشید چیمہ، ترجمان پنجاب حکومت. السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. صبح بخیر. آئی ایم سوری، میں موٹر وے پہ سفر کر رہی ہوں تو شاید نیٹ ورک کا ایشو ہے. کوئی مسئلہ نہیں میم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اس وقت آپ ٹریول بھی کر رہی ہیں اور ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا. میم، تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں بار بار، اس بار پھر تبدیلی آنے جا رہی ہے پنجاب حکومت میں، تو کیا کہیں گی اس تبدیلی کے حوالے سے؟ پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے کیا؟ جی دیکھیں، پازیٹیوٹی کے لیے تو وی آل آر پوٹنگ ایفرٹس، اور اس میں ہم سب کو ہی کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے کام کرنے چاہیے، اور میڈیا کو جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، جو پازیٹیو چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہیلدی کرٹیسزم ہونا چاہیے. جہاں تک رہ گئی وہ تبدیلی جو افواہوں میں اور اپوزیشن کی خواہشوں پہ مبنی ہے، تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اور میں عرض کروں کہ تبدیلی آئے گی عوام کی زندگیوں میں انشاءاللہ، گڈ گورننس میں، اور اچھے کام مزید تیزی سے ہوں گے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، جب اپوزیشن سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو وہ یہ افواہوں کی فیکٹری ان کی بہت اچھی ہے، جھوٹوں پہ مبنی کیمپین شروع کی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور اگر فرض کریں یہ پرائم منسٹر صاحب کا پریروگیٹیو ہے، اگر انہوں نے چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا تو نان آف دیئر بزنس ان فیکٹ. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ، اور کل آپ کو پتا ہے کہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی جتنے بھی کور کمیٹی کے ممبران تھے اور بالخصوص پرائم منسٹر اینڈ ہماری جو ساری جو مین لیڈرشپ ہے، انہوں نے سب نے اظہار یکجہتی کیا اور انہوں نے اپنا پورا کانفیڈنس دیا سی ایم عثمان بزدار کو. جی میں یہیں سے میں پوچھنا چاہوں گی، چیف سیکریٹری جو پنجاب ہے جواد رفیق ملک صاحب، ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، یہ افواہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ دیکھیں، آفیسرز چینج ہوتے رہتے ہیں، ابھی تک تو مجھے ان کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے فی الوقت. اور یہ روٹین کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ ایک روٹین کا ایشو ہے، اس کو اس طرح سے بریکنگ نیوز بنانا میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے فی الوقت. اچھا میم، کیونکہ اس سے پہلے بھی 4 چیف سیکریٹریز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، آئی جی پنجاب بھی تبدیل ہوتے رہے، مطلب 2.5 سال میں کافی بار. تو میم اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ تبدیلی جو ہوتی ہے، کیا کارکردگی کی بنیاد پہ تبدیل کیا جاتا ہے؟ وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، اس وجہ سے نئے چیف سیکریٹری کو موقع دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بالکل اگر کمفرٹ لیول نہیں ہوتا، جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں یا چیزیں آپ کو دماغ نہیں ڈلیور ہو رہی ہوتی تو ظاہر ہے اسی وجہ سے کی جاتی ہے. ادروائز لگاتے وقت تو یہی توقعات ہوتی ہیں کہ دے ول ڈلیور، اور ہاں جس سے وہ کام نہیں ہو پاتا اگر وہ مزید کسی اور جگہ پہ جا کے بہتر کام کر سکتے ہیں تو
ट्रांसफर और ये चीजें तो ये नॉर्मल है, ये रूटीन की बात है। बिल्कुल मैम, ठीक कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस की वजह से ही तब्दील करते हैं ताकि अच्छी परफॉर्मेंस आ सके। मैम आपको नहीं लगता कि मतलब जैसे ही कोई शख्स अपनी डेजिग्नेशन पे आता है उसको थोड़ा वक्त लग जाता है यूज टू होने में, उतने में फिर उनको तब्दील कर दिया जाता है तो वो जरा सिचुएशन थोड़ी और हो जाती है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। आई टोटली डिसएग्री विद यू। जी। बेसिकली आके कौन सा वो आके उन्होंने ABCD सीखनी होती है हाँ या जी। उन्हें पता नहीं होता कि काम क्या करना है, जी। ऐसा नहीं है। इसलिए इसको सिर्फ ये कह दिया जाना कि वो आके सीट पे 2 साल बैठ के सीखेंगे, हाँ लर्निंग जी। प्रोसेस होगा, तो ये क्या हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या कैन वी अफोर्ड दिस? वी कांट। हमारी डे टू डे अगर मीडिया और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी करती है हाँ जी। स्लो प्रोसेस के स्लो होने पे और चीजों की देरी पे, तो फिर हम कैसे आगे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर जी। कोई ऑफिसर बैठे हैं मेन और अहम पोजीशन के ऊपर और वो सुस्त रवि का काम शिकार हो तो उससे डायरेक्ट हिट अवाम को आती है। जी। हमारे तो कामों के ऊपर हमें कभी ना कोई ना करता है और ना कोई डिले करता है, लेकिन असल चीज ये नहीं है कि CM साहब ने जो कह दिया वो हो जाए। जी। सिस्टम ने परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल। सिस्टमैटिकली चीजें जब तक ना चले तब तक गुड गवर्नेंस या जो भी एक अच्छी गवर्नमेंट है उसका जो बेनिफिशियरी है वो अवाम नहीं होते। बिल्कुल ठीक हो गया मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हैव अ गुड डे। मुसर्रत चीमा तर्जमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, हो भी सकता है तब्दीली हो, लेकिन तब्दीली की वजह सिर्फ यही हो सकती है कि परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल। और ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ये अच्छी चीज है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करना चाहिए, But लेकिन the बहुत point जल्दी is- भी तब्दीली नहीं करना But the चाहिए। point is, जो तब्दीली हम चाह रहे हैं, ठीक जी। है, ये चीजें चल रही हैं बिल्कुल। डेफिनेटली, वो जो उन्होंने कहा कि रीजंस हैं उसकी वजह से होंगी, बट दैट पॉइंट इज जिन चीजों में हम तब्दीली चाह रहे हैं, एज इफ आई मेंशन कि हमारा सिस्टम जो है वो तब्दील होने वाला है, बेहतरी आने वाली है एजुकेशन सिस्टम को लेके, जैसे हम काफी पिछले सबसे कितने दिनों से ज्यादा discuss कर ਔਰ रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ IG ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ सबसे ਹੈਗਾ। अहम ਸਭ ਤੋਂ चीज है ਵੱਡੀ ਗੱਲ महंगाई वाली। ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा वैसे सरदार जी तुझे इजाजत दो तो एक गल कर ला। ਨਹੀਂ और गवर्नमेंट अच्छा ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ अच्छा राफिया, जो अहम चीज है वो कोरोना से रिलेटेड है, अवेयरनेस ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इसलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी थी। अच्छा चलो करो करो कोरोना की आपको पता तीसरी लहर आ चुकी है और केसेस में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि काइंडली आप लोग डिस्टेंस रखिए, SOPs जो है उसको फॉलो कीजिए। अब जो शिद्दत देखने में आ रही है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं दूसरी लहर की निस्बत राफिया ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि Definitely. हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। हमें लगता है कि कोरोना शायद है ही नहीं है, अगर है भी तो ये कुछ नहीं कहने वाला। तो काइंडली कोरोना है, एग्जिस्ट करता Exactly, है, हम भी डिस्टेंस रखिए। अपने मास्क जो है वो पहन के आए हैं, हमने सैनिटाइजर भी यूज किया हुआ है, लेकिन इस वक्त हम पहन नहीं सकते स्क्रीन पे, सो यू डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज या वेल। बिल्कुल, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप कोरोना को नहीं समझ पा रहे तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि ਲਓ ਜੀ इतने ਕਰੋਨਾ ज्यादा ਤੋਂ प्यारे ਗੱਲ जो हैं- ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ। जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बात करेंगे हम अपने अगले सेगमेंट के बारे में, जो कि है हेल्थ पे हम जैसे हमेशा से आपके साथ डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, डिफरेंट टॉपिक्स शेयर कर रहे होते हैं। आज जिस पे हम बात करेंगे दैट इज चाय के हवाले से हमने पहले भी डिस्कस किया कि चाय के फवायद और नुकसानात क्या हैं या उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। आज हम बात करेंगे इसकी इंपोर्ट के हवाले से, इसकी कंजप्शन के हवाले से कि पाकिस्तान में ये चाय जो है कितनी कंज्यूम की जाती है। बिल्कुल राफिया, चाय मेरी फेवरेट है और आज टॉपिक भी चाय से ही रिलेटेड है।
اور مجھے خوشی ہو رہی تھی اس کے فائدے پڑھ کے, لیکن میں نے نقصانات پڑھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں چائے مارننگ میں چاہ پھر چائے ہی ہوندا ہے. ہاں جی بالکل, چائے تو پھر چائے ہوتا ہے. اچھا جی, بات کی جائے پاکستان چائے کا سب سے بڑا امپورٹر کہا جاتا ہے. چین میں ایک دواؤں کے مشروب کی حیثیت سے چائے کی جو پیدائش ہے وہ 17ویں صدی کے دوران میں برطانوی سلطنت میں ہوئی تھی, اور جلد دیکھتے ہی دیکھتے چائے کی جو برآمد ہے اور درآمد ہے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. متعدد صحت سے متعلق فوائد کے ساتھ چائے آس پاس کے سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی مصنوعات ہے ان میں سے سب ایک بن چکی ہے. اور جناب یہ جو ہے یہ وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے, ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے, قلبی امراض کا خطرہ جو ہے اس کو بھی کم کرتا ہے. اگر بات کی جائے اس کی امپورٹ کی تو پاکستان سب سے بڑا چائے کا امپورٹر ہے. اس وقت $570 ملین کی سالانہ چائے امپورٹ کی جاتی ہے. مطلب بہت زیادہ چائے جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے پاکستان میں تو کچھ علاقے یہاں پہ موجود ہیں, ہزارہ اور پوٹوہار کے علاقے, جہاں پہ چائے کی جو ہے نا پیداوار وہ کی جا سکتی ہے, لیکن نہیں کی جا رہی, امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اور چائے کے بغیر ویسے بھی گزارا نہیں, اور ہم لوگ جیسے مہمان نواز ہیں چاہ ہو جاندی ایک باری. بالکل جی, اگر بات کی جائے ہماری تو ہم لوگ جیسے کہ بڑے میزبان ہیں پاکستانی, تو جب تک ہم لوگ سافٹ ڈرنک تو دیتے ہیں نا, تو جب تک چائے نہیں بنتی تو ہمیں لگتا ہے کہ جی اچھے سے مہمان نوازی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. تو دل سے مہمان نوازی جب کی جاتی ہے تو چائے سے کی جاتی ہے, لیکن ایک بڑا لمحے فکریہ ہے کہ اتنا زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ چائے کو. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر کیس اسلم ہے. میں تانوں ایک گل دسدا ہےگا, دودھ دے نال ہڈیاں مضبوط ہوندیاں, بندہ گبرو جوان ہوندا ہے, اور چاہ دے نال جڑے رشتے جڑے نے وہ ودے ہیگے نے. کہیدا نہیں ہیگا کہ محبت ودی ہیگی, اور بندہ کہندا نہیں ہیگا آؤ ذرا چاہ تے چلیے, ذرا چاہ پین چلیے, کی سواد آندا ہیگا. اور سردار جی کو یہ بات جڑی چاہ دے وچ چاہ نہ ہوے نا سواد نہیں آندا ہے. کیا بات ہے جی, جس چاہ وچ چاہ نہ ہوے. سردار جی نو یہ گل نہیں زور دی آ رہی سے, نہ کہ جنی دیر میں کراں گا نہیں گل, تے اے ارم نو سیگمنٹ اگے نہیں رکھ کے جاندے. تو ساڈا سیری اننا کھاندی سانو بولن دا موقع ہی دیندی ہیگی. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے معزز مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر کیس اسلم ہے, ماہر معاشیات ہیں ہمارے ساتھ اس وقت, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, ا ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دی شو سر. ڈاکٹر صاحب پیار بھری ست شری اکال, السلام علیکم, تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ ست شری اکال, السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں, گڈ مارننگ. اچھا سر, ہم چائے کی امپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ $570 ملین جو ہے وہ چائے اینولی امپورٹ کی جاتی ہے. اور جیسے ہم نے مینشن بھی کیا کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ چائے کی پیداوار جو ہے وہ ممکن ہے, تو ہم امپورٹ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنی پیداوار کو اس کو کیوں نہیں آگے بڑھا رہے, اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے ساری کی ساری کہ پاکستان جو ہے وہ کیپٹلزم میں بلیو کرتا ہے. وہاں یہ پرائیویٹ انٹرپرینیورز جو ہیں زمینیں بھی ان کے پاس ہیں اور انڈسٹری بھی ان کے پاس ہے, تو گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کوئی ایسے انسینٹیوز نہیں دیے. اور یہ صرف چائے نہیں ہے, یہ خوردنی تیل بھی ہے جو ہم ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں, اور سیکنڈ لارجسٹ ہماری امپورٹ خوردنی تیل ہے آئل کے علاوہ, اور پھر چائے ہے, اور مشینیں چھوڑ کے. سو ہم چائے کے بغیر رہ اس لیے نہیں سکتے کیونکہ باقی مشروب جو ہیں وہ اس قسم کی جو ویسٹ میں پی جاتی ہیں ہم نے بین کی ہوئی ہیں, تو پاکستانیوں کو چائے تو دے دی جائے ان دی کانٹیکسٹ. ڈاکٹر صاحب تسی کی کہنا چاہتے ہو کہ اپنا بند کیتا ہویا جڑا کی کام کیا؟ جی میں یہی کہنا چاہنا ہاں کہ اسی کھول کے دسنا ہے. جی کہندے کی کہہ رہے ہو؟ میں کہ کھول کے دسنی یہ گل صاحب کی شاید فون پہ تھوڑا سا سگنل ایشوز آ رہے جی, کہ جڑیاں چیزاں دنیا نے اپنے ٹورسٹاں لئی کیتیاں ہوئی ہیں, اسی بہت سی نے چیزاں نو ایلیگلی تے کر رہے ہیں, ادروائز اسی نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال دا جواب نہ ہویا, جواب نہ ہویا, جواب ہے کہ چاہ تے پینی ہے جی. جی اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سارے پاکستانیوں نے پینی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر غذائیت ہیں ڈاکٹر زوہا سہیل نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیسی ہیں؟ السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, चाय के बारे में बात करें, मैंने तो फायदे बताए हैं कि इससे कल्बी अमराज कम होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो सकता है। डॉक्टर साहिबा बताएं कि इससे नुकसानात क्या क्या हैं? बिल्कुल, जहाँ पर एक चीज के फवायद हैं वहाँ साथ साथ उसके नुकसानात भी होते हैं, लेकिन नुकसानात उसके इस तरह से हैं कि अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाए तो इसको नुकसान नजर आते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप मॉडरेशन में रखे करें तो उसके नुकसानात उस तरह से नहीं है। अच्छा, सबसे पहले चाय अगर बहुत ज्यादा अमाउंट्स में कंज्यूम की जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल, एक बंदा दिन में 5 कप या उससे ज्यादा चाय कंज्यूम करता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें कैल्शियम की और आयरन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि चाय में मौजूदा जो टैनिन्स हैं वो आयरन की और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में रोक देते हैं। अच्छा। बहुत से बच्चे इस उम्र में दूध पत्ती पी रहे होते हैं कि हम दूध नहीं पी रहे तो हम चाय के साथ उसको मिक्स करके कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी कि दूध पत्ती अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके जरिए आपकी दूध की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। और कोशिश ये करें कि चाय को अगर आप नाश्ते के साथ कंज्यूम करें तो उसके साथ बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, क्योंकि नाश्ते में मेजॉरिटी लोग अंडा कंज्यूम कर रहे होते हैं, कोई मीट पोर्शन कंज्यूम कर रहे होते हैं जो आयरन में भरपूर होते हैं। तो अगर आप चाय को नाश्ते के साथ कंज्यूम करते हैं या किसी और मील के साथ कंज्यूम करते हैं तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को भी रोकेगा। ठीक हो ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ, ਰੇੜਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? अच्छा, उसमें ऐसे है कि खाली पेट तो मैं कभी भी कोई चीज रिकमेंड उस तरह से नहीं करती कि अगर आप लस्सी भी खाली पेट ले रहे हैं या चाय भी खाली पेट ले रहे हैं, बेहतर लस्सी की ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर नाश्ते का टाइम आप सही टाइम पर नाश्ता करें तो उसके साथ लस्सी इंकॉर्पोरेट करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है चाय की निस्बत। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी का मौसम हो, चाय पीने का जो बेहतरीन वक्त है वो 10-11 बजे का वक्त है या शाम 4 से 5 बजे का वक्त है। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੱਸੀ ਚਾਟੀ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਏ? ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट किस तरह से है, आपको चीजों में प्रेफरेंस किस चीज की है, दोनों की अपनी अपनी अफादियत ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਹਿਰ ਗਜ਼ਾਇਆਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੱਸੀ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, दोनों के अपने अपने फवायद हैं। अगर आप लोग दही की लस्सी पीते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो आपके मैदे के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया को प्रमोट करने में रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप दही वाली लस्सी पीते हैं तो उसके अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं वो साथ जाएंगे अंदर और वो पेट की नशोनमा के लिए, मैदे की नशोनमा के लिए अच्छे हैं। जबकि अगर चाय की हम बात करते हैं तो चाय अगर आप खाली पेट लेते हैं, बहुत से लोग बेड टी ले रहे होते हैं, खाली पेट चाय कंज्यूम कर रहे होते हैं, ये एक बहुत खराब प्रैक्टिस है। उसमें होता क्या है कि चाय में मौजूदा जो टैनिन्स हैं वो मैदे के अंदर गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो अगर आप सुबह निहार मुंह चाय ले रहे हैं तो मैदे के जो गुड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएंगे और उससे आपका निजाम हज्म जो है बहुत ज्यादा ऑल्टर होता है और लोगों को इसी वजह से वजन में गेन होने के जो चांसेस हैं वो नजर आ रहे होते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੜਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ? देखिए, मैंने बताया है कि लस्सी जो है वो ज्यादा बेहतर है चाय के निस्बत। अच्छा जी, के बहुत शुक्रिया जी, ये जीत चुके हैं क्योंकि इनकी फेवरेट लस्सी थी और मेरी फेवरेट चाय थी और इन्होंने पूरी कोशिश किया है कि ये साबित कर सके कि चाय अच्छी नहीं है और जो है लस्सी बहुत अच्छी है। चाय हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं, उसकी एक रीजन ये है कि हम बहुत ज्यादा इसके एडिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हम चाय कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो क्या ये जो एडिक्शन है ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना? बिल्कुल, किसी भी चीज की एडिक्शन जो है वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 5 कप से ज्यादा चाय अगर आप एक दिन में लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा खराब है। जहां इसमें मौजूदा कैफीन जो है वो ब्रेन एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं पर यही कैफीन जो है चाय के अंदर मौजूदा ये मैदे की अंदर एक लाइनिंग होती है उसको खराब कर देती है, जिसकी वजह से तेजाबियत की शरह लोगों में बढ़ती हुई नजर आती है। सीने में जलन की शिकायत बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन चाय की बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन है जिसको आप एडिक्शन भी कह रहे हो। पींदे हैं रोज दी? मैं बिल्कुल भी चाय कंज्यूम नहीं करती। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे इसी बात पे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जैसी पाजी फॉर्म में जा रहे हैं डॉक्टर कैस हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने देखा जैसी बिल्कुल बात नहीं करने दे रहा, उसकी पूरी कोशिश है कि चाय पे बात ना की जाए। तो मैं आपसे पूछना चाह रही, जैसे राफिया ने सवाल किया कि क्यों हमारे पास एरियाज मौजूद है जब, तो हम क्यों नहीं कास्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा जो मालियत है, जो पैसे हैं हम बाहर दे रहे हैं और इम्पोर्ट कर रहे हैं चाय को। जी डॉक्टर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुझे पूछा है आपने? जी,
دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی گل تو میں سردار صاحب دی کہہ دوں کہ جی اگر تسی سارا دن کام نہیں کرنا سونا ہے تو پھر چاٹی دی لسی پی لو. اچھا جی. بٹ صبح اگر آپ نے کام کرنا ہے تو چائے اور کافی اب ایک رواج ہے کہ آپ کو وہ کیفین کا ایک ڈوز ملتا ہے جس سے آپ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں. دوپہر کو کھانے کے بعد آپ بے شک لسی پیئیں. بٹ ڈاکٹر صاحب ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ. ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ. ਆਈ ਲਵ ਯੂ. अच्छा जी ठीक है. मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा था बार बार उनसे बात करते हुए, तो इस तरह से पूरा सवाल नहीं कर पाए. डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है तो चाय के हवाले से उनसे बात करेंगे. डॉक्टर साहिबा जैसे आप बता रही थी कुछ लोगों को आदत होती बैड टी की और कुछ लोग जो है पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, दूध का कम इस्तेमाल करते हैं जिसको चाय कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग दूध पत्ती. तो डॉक्टर साहिबा अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो बेहतर कौन सी है? अच्छा, कंपैरिजन इस तरह से बिल्कुल भी इसका हो नहीं सकता क्योंकि दूध पत्ती में जैसे बताया कि पत्ती तो डलती ही डलती है, तो पत्ती जहां पे जाएगी और साथ अगर आप दूध कंज्यूम करें तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है. और अगर आप सिंगल टी कंज्यूम करते हैं और उसके साथ आपने कोई और फूड ग्रुप नहीं कंज्यूम किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसके साथ कोई चीज कंज्यूम नहीं की, कोई और मीट वाली चीज कंज्यूम नहीं की, सिर्फ एक चाय का कप लिया तो उसका उस तरह से फिर कोई नुकसान नहीं है. लेकिन जैसे मैंने बताया 10-11 बजे का वक्त या शाम का जो वक्त है उसमें आप 1 कप चाय कंज्यूम कर सकते हैं और मॉडरेशन में रखिए करें. 1 से 3 कप चाय एक हेल्दी कंजम्पशन है. इससे ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो ऑब्वियसली इसके जो साइड इफेक्ट्स मैंने बताए हैं वो आएंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, खाना अगर खाते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है ना चाय के खाने के फौरन बाद कहते हैं जी चाय तो जरूरी है ना चाय पीना. तो अगर आप एडिक्टेड हैं और आप चाय के बगैर नहीं रहते, ऐसे आपको फील होता है, आपका माइंड बन चुका है, निकोटीन होता है ना इसमें भी, तो आदत पड़ जाती है. हाँ जी, तो कितनी देर के बाद आपको चाय पीनी चाहिए? ठीक है, उसमें ऐसे कि 2 घंटे का वक्फा आपको देना पड़ता है. अगर आप 1 बजे लंच किया है अपना तो कोशिश ये करें कि 3 बजे आप चाय का कप ले सकते हैं. 2 घंटे का गैप जरूर दें, वरना उससे ये होगा कि आप अपनी उसको रिक्वायरमेंट चाय के लिए आपकी जो तलब है वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट से ग़िज़ाई अज्जा से डेफिशिएंट होती जाएगी. इस उम्र में जो बच्चे बहुत ज्यादा चाय कंज्यूम कर लेते हैं उनमें डिहाइड्रेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता होता है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन टी की बात करूँ, ब्लैक टी की जो ऑल्टरनेटिव आ जाता होता है उसमें अगर लोग ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं तो उसमें वो ये समझते हैं कि अगर हम लोग ये ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा वजन बहुत जल्दी कम होता जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. तो ग्रीन टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर मसाइल नजर आते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बच्चों के लिए ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अच्छा, उसमें रेंज जैसे मैंने बताया ना कि यंग एडल्ट से लेकर ओल्डर एज तक 1 से 3 कप आप ले सकते हैं. अगर 20 से 30 इयर्स के बच्चे की इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो 1 से 2 कप ले सकता है, और अगर उससे ऊपर हम जाते हैं तो वो 2 से 3 कप तक आ सकता है. ठीक हो गया. चाय का जी प्लीज साफिया, चाय का अब मूड पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, इंसान के बिहेवियर पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल, इसमें जो कैफीन मौजूद है वो ब्रेन एक्टिविटी को अच्छा रखती है, और जितना अच्छा एक्टिवली आपका ब्रेन काम करेगा उतना ज्यादा आपका जो मूड है वो एनहांस्ड रहेगा. किसी किस्म की जो ऑल्टरेशंस है आपके डेली रूटीन स्केड्यूल्स में वो उस तरह से फिर नहीं आ पाती. लेकिन जैसे मैंने बताया था, दाल में रहना है, इससे ज्यादा इसको कंज्यूम नहीं करना. अच्छा, चाय की वजह से हार्ट बर्न जो है वो भी देखने में नजर आया. सो इज इट ट्रू? लाइक बिल्कुल ये सच बात है. कैफीन जितनी ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो मैदे की लाइनिंग को खराब करती है. जब मैदे की लाइनिंग खराब होती है तो तेजाबियत की शरह बढ़ जाती है, वो सीने की जलन की तरफ लेकर आती है. अच्छा, सीने की जलन के अलावा इसके अंदर एक कंपाउंड है ऑक्सलेट चाय के अंदर. ठीक है, वो लोग जिनको गुर्दे में पथरी है ऑक्सलेट वाली, वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके इस्तेमाल से उसकी पथरी का रिस्क और बढ़ता जाएगा और वो ग्रो करती जाएगी, इस वजह से तकलीफ की जो शिद्दत है वो भी बढ़ेगी. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि कहा जाता है, माहिरीन कहते हैं कि जो चाय है वो वेट को कम करने में अहम किरदार अदा करती है. उसके अलावा जो दिल के अमराज है उनको कंट्रोल करती है, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल इसका रोल है. इसमें हमारे पास पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हैं.
हैं, जो दिल के अमराज के साथ साथ शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत मुफीद है। शुगर में और दिल में बेसिकली हमारी एक तो शरियानें खराब हो रही होती हैं, खून वाली जो, अगर हम लोग हाइपरटेंशन की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो इसमें मौजूदा जो पॉलीफेनोल्स हैं वो खून की शरियानों को खोलने में मदद करते हैं। जितनी आपकी तंग खून की शरियानें होंगी उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जितनी रिलैक्स ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अच्छा, उसमें यह है कि ऑब्वियसली उनको शुगर ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो शुगर ऐड ऑन करेंगे तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज करेंगे और चाय की जो अफादियत है वो फिर नहीं आएगी। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸੁਣੋ ਵੀ। अच्छा, उसमें इस तरह से है कि बेशक गुड़ वाली चाय वो ले सकते हैं, लेकिन बात वही है कि वो भी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाती है, लेकिन बहुत स्लोली बढ़ाती है, आराम से बढ़ाती है। अगर चीनी की बात करें तो चीनी हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते, लेकिन गुड़ हम रेकमेंड कर देते होते हैं उनके शुगर लेवल्स को देखते हुए। अगर तो वो मॉडरेशन के अंदर हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो हम उन्हें रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इसकी शुगर बढ़ाने की जो एक स्पीड है वो एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर, सफेद चीनी के निस्बत थोड़ी कम होती है। शुगर तो नॉर्मली भी ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਲਓ ਕੁੜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। अच्छा जी, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? वो डायरेक्ट रीजन है पानी की कमी की। जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिनमें पानी की कमी होती है, उनके अंदर शुगर क्रेविंग्स, मीठे की क्रेविंग खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले या पूरे दिन में बहुत ज्यादा नजर आती है। तो अगर वो लोग पानी का स्टेटस अपना मेंटेन रखते हैं, पानी की अमाउंट नॉर्मल अमाउंट में पीते हैं, तो इसकी वजह से उनकी शुगर क्रेविंग्स जो हैं, बार बार मीठा खाने का जो दिल करता है, जो तलब है, वो फिर खत्म हो जाती है। तो ये एक सिम्टम है, एक सिग्नल है कि आपके अंदर पानी की कमी है, जिस वजह से आपको मीठे की जो क्रेविंग है वो हो रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ।